तो मेरे सारे भाइयों को मेरी तरफ से नमस्ते, जय श्री राम। तो क्या हाल चाल है दोस्तों। तो भाई पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ कि ये वाली जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा लेट आ रही है। भाई इसका भी एक कारण है, क्योंकि तुम सभी को पता ही है भाई, तुम्हारे भाई की सीए इंटर की एग्ज़ाम से जो वो क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो उसी के आगे का प्रोसीजर था भाई आर्टिकलशिप ढूंढने का। भाई आर्टिकलशिप में भाई इतनी भागा दौड़ी का हो रही है भाई, टाइम ही नहीं मिल रहा वैसे तो ये वीडियो शूट करने का, पर तब भी भाई तुम्हारे भाई ने टाइम निकाल लिया है इस वीडियो को बनाने का। तो भाई तुम्हें पता ही है, मेरे जब मैंने पेपर दिए थे ना इंटर के, तो मेरे उसमें एग्जाम्शन आई थी 4 सब्जेक्ट्स में, अकाउंट्स, लॉ, टैक्स एंड एफएम एसएम में। तो भाई ये वीडियो यही सब टॉपिक के ऊपर होने वाली है कि हाउ टू स्कोर एग्जाम्शन इन अकाउंट्स एंड लॉ। इसके 2 पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में तो मैं बताऊंगा आपको अकाउंट्स एंड लॉ के बारे में, और जो दूसरा पार्ट होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा टैक्सेशन एंड एफएमएसएम में एग्जाम्शन कैसे लाएं इसके बारे में। ठीक है, तो इसके बाद 2 पार्ट आएंगे, इस दोनों पार्टों को भाई ध्यान से देखना। तो भाई टाइम की इंपॉर्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले भाई मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। वैसे तो तुम्हें यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट मिलेगा कि भाई एग्जाम्शन कैसे लाएं, कैसे ना लाएं, कैसे सब कुछ भाई तुम देख लोगे। बट भाई ये वीडियो में तुम डायरेक्टली तुम्हें हेल्प नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली सारी हेल्प करेंगी कि तुम्हें ना एग्जाम्शन कैसे लानी है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो नहीं करनी, क्या चीज़ करनी है। भाई इनडायरेक्टली ये तुम्हें हेल्प करेगी, ये डायरेक्टली कोई हेल्प नहीं करेगी। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले ना भाई आप सभी को पहले मैं अपनी एक कहानी बताता हूँ। जब मैं 11th में था ना, जब मैंने कॉमर्स ली थी, तो मुझे ना सभी ने कहा था भाई अकाउंट्स अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। भाई मैं भी इतना चिल मार कर भाई पढ़ता था, इतना मतलब अच्छे से पढ़ता नहीं था, मतलब हाँ ठीक ठाक पढ़ता, नॉर्मल लेवल पर। भाई जब हमारे फर्स्ट टर्म जैसे होते हैं एग्जामिनेशन 11th में स्कूल के, तो हमारे एग्जामिनेशन हुए, तो भाई उसमें पूरी क्लास पास और मैं अकेला फेल था भाई। और मैं ओनली एक बच्चा था जो मैं फेल था भाई। पूरी क्लास में सारी क्लास पास थी भाई, मैं ओनली फेल था। मुझे आज भी याद है भाई, मेरे 9 नंबर आए थे अकाउंट्स में। भाई मुझे इतना गिल्ट हुआ कि हाँ भाई मैं फ़ेल हो गया। चलो भाई सभी ने मतलब कहा भाई तू फेल हुआ तो कल्ला ही है भाई, जेड़ा फेल हुए हैं भाई, चलो फिर इसको छोड़कर मैंने भाई पढ़ना शुरू किया भाई। पर बात है ये जो देखने वाली, फाउंडेशन हो चाहे इंटर हो भाई, दोनों में अकाउंट्स ही था जिसने मुझे पास करवाया है आखिर में। फाउंडेशन में भी ऐसे ही हुआ था, फाउंडेशन में मेरे एग्जाम्शन आई थी और इंटर में मेरी एग्जाम्शन आई। तो भाई एक ने ये मिथ बनाए रखी है कि जिनके 11th और 12th में अच्छे मार्क्स आते हैं कि भाई वो इसी एक क्रैक कर पाते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता कि जिनके 11th-12th में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो इसी ये करेंगे। नहीं भाई, मैंने ऐसे कई देखे हैं भाई, तुम्हारे सामने पहले तो एग्जाम्पल बैठी है भाई। एवरेज भाई 60-70% वाला भाई बच्चा हूँ मैं, और मैं भी तो भाई सीए कर रहा हूँ, मेरी तो इंटर क्लियर हुई है भाई, तुम्हारी भी तो हो सकती हो ऐसी। भाई ऐसी पता नहीं कितनी एग्जांपल्स मैंने देखी हैं जिन्होंने इतने कम भाई नंबर है, 40-50% भाई उनके नंबर है 12th में भाई, तब भी वो फर्स्ट अटैम्प्ट में भाई सीए बन रहे हैं भाई। तो ये एक मिथ छोड़ दो बिल्कुल भी कि जो सीए क्रैक करेंगे वो भाई सिर्फ अच्छे मार्क्स वाले करेंगे। भाई ऐसे बच्चे देखें जो भाई 90 से अबव आते थे भाई, जिनके मार्क्स भाई वो उनसे भाई फाउंडेशन तक नहीं हो रही भाई। भाई ऐसे भी देखें। तो भाई ये एक मिथ है, इसे छोड़ दो, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बस एक अपना फोकस ढूंढो कि हाँ भाई एक तुम्हारा गोल है ये कि तुमने सीए बनना है, तो भाई अपने सीए पर लग जाओ। भाई ये मत देखो कि तुम्हारे 10th में कितने आए, 12th में कितने आए थे। भाई बोलने वाले बोलते ही हैं, एक बार जब रिजल्ट आता ना तो सारे हमारी साइड आ जाते हैं। ठीक है ना, तो भाई पढ़ना शुरू करो। तो अब बात करते हैं एग्जाम्शन कैसे लाएं हम। ठीक है, तो भाई एक चीज़ तो तुम समझ ही लो अपने अंदर, मतलब तुम बिठा ही लो कि भाई तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा ही अगर एग्जाम्शन चाहिए। ठीक है ना, अगर वो कह रहे ना कि हाँ मैं एग्जाम्शन लेकर आया हूँ बिना पढ़े, भाई वो फेक है सब, वो सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता भाई। अगर तुम पढ़ोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे भाई, तुम कभी एग्जाम्शन लेकर ही नहीं आ पाओगे। एक तुमने भाई सुना भी होगा दैट देयर इज़ नो सब्सिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, कि हार्ड वर्क का कोई भाई सब्सिट्यूट ही नहीं है। मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी अगर तुमने लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अगर सब्सिट्यूट होता ना तो भाई सारे वही करते यार। हर कोई एग्जाम्शन लाने चाहता है, तो उसके लिए भाई तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा ही। ऐसा नहीं है कि तुम बिना पढ़े पास हो जाओगे ऐसे ही। ठीक है, तो तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो पहले हम बात कर लेते हैं अकाउंट्स की। अकाउंट्स में भाई मैं एग्जाम्शन कैसे लाया था। भाई अकाउंट्स में तुम जितने हो सकते हो उतने न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर ही चलो भाई। भाई न्यूमेरिकल्स तुम ये मत देखो कि हाँ एक तुमने सम कर लिया, कि एक अगर तुम दूसरा सम उठा रहे हो तो वो भी फर्स्ट वाले सम से मैच कर रहा है, भाई तुम उसे भी करके देखो। भाई उसमें कुछ ना कुछ तो एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसमें मतलब पूरा एग्जामिनर ना तुम्हें उलझा लेता है।
और तुम वही गलती कर जाते हो भाई। तुम्हें ये चीज़ों का ध्यान रखना है। तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है भाई। जितने तुम करोगे ना उतना फ़ायदा होगा। कई बार ना भाई इतने, एक बार बच्चा प्रैक्टिस कर कर इतना पता लग जाता है कि हाँ भाई, देख कर ही पता लग जाता है कि इसका आंसर तो भाई यही होगा। बट भाई तुम्हें तब भी उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है भाई। उसे तुम्हें दोबारा से लिखना ही लिखना है भाई, तभी तुम्हारा फ़ायदा होगा। तभी तुम पेपर में ना, क्योंकि पेपर में जो भाई क्वेश्चन आएंगे, सीधी बात, जो सच है वो अलग ही आते हैं, ठीक है ना। उसमें कुछ 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 भाई सेम भी होते हैं, कुछ कुछ भाई डिफरेंट भी होते हैं। बस एक ना छोटा छोटा कुछ ट्रिक वगैरह कुछ भी डाल देते हैं भाई, जिससे ना क्वेश्चन पूरा डिफिकल्ट हो जाता है, जिससे मतलब सम निकलता ही नहीं वो, ठीक है। तो भाई वो, अगर वो तुमने क्वेश्चन निकालना है पेपर में, तो भाई तुम्हें प्रैक्टिस तो पहले ही करनी पड़ेगी उस चीज़ की। अगर भाई तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो भाई इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो भाई, तभी फ़ायदा होगा। एक भाई कहावत भी, जैसे सभी कहते ही हैं यार, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा तुम अपनी प्रैक्टिस करो अकाउंट्स की। इसके MTP, RTP, प्रीवियस पेपर, भाई प्रीवियस पेपर सबसे ज़्यादा तुम सोल्व करना, बिकॉज प्रीवियस पेपर से ऐसे होता है, अगर तुम जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस पेपर करोगे ना भाई, तुम्हें पता लग जाएगा एग्जामिनर पूछ क्या रहा है पेपर में, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करना, तभी तुम ना इजीली वे में पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो बिना कोई एंग्जाइटी के साथ भाई, ठीक है ना। तो इसके MTP करो, RTP करो, प्रीवियस पेपर करो भाई। एक बात और, इसका जो मॉड्यूल है भाई, तो मॉड्यूल बिल्कुल मत छोड़ कर जाना। इसका मॉड्यूल ना तुम ऐसे करना, घोट कर बस पी जाना कि हाँ तुम्हें कल्ला कल्ला भाई वर्ड टू वर्ड पता है कि हाँ ये वर्ड कहाँ लिखा है मॉड्यूल में। इसको भाई रट्टे को नहीं कह रहा, पहले बता रहा हूँ मैं, रट्टे की बात नहीं कर रहा, क्रैम मत करना तुम बिल्कुल भी। बट इसको ना अच्छे से अच्छे भाई पढ़ना, ठीक है। मॉड्यूल को कोई भी एग्जांपल, एक छोटी से छोटी एग्जांपल भी ना रह जाए, क्योंकि भाई तुम्हें नहीं पता कि जो एग्जामिनर क्वेश्चन पाएगा ना, वो पता ही नहीं कैसे पाएगा, वो एक एग्जांपल को ही पूरा क्वेश्चन बना दे, ठीक है भाई। उसका कुछ नहीं पता। अब तो भाई MCQs भी आ रहे हैं उसका, भाई MCQs में तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ही यही है भाई, पता ही नहीं आ रहा कहाँ से आएंगे कहाँ से नहीं। तो भाई अच्छे से अपना पढ़ कर जाना, अकाउंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा अपने न्यूमेरिकल से तैयारी करना। मैंने भी भाई ऐसे की थी। मैंने भी भाई एक ऑनलाइन, मैंने अंशुल सर से वो ली थी, टीचिंग कोचिंग ली थी इसकी। तो भाई मैंने अच्छे से उसका तैयारी की थी भाई, अच्छे से की भाई पूरी, मतलब हर न्यूमेरिकल किया, हर भाई इकल्ली चीज़, छोटी से छोटी चीज़ भी भाई मैंने मॉड्यूल की थी। तो भाई मेरी एग्जाम्शन आ गई थी, ठीक है। तो भाई तुम्हारी भी आ सकती, इतना कोई अकाउंट्स में तो इतना भाई मुश्किल है नहीं मुझे लगता है, क्योंकि अकाउंट्स का सभी जो हम CA कर रहे होते हैं, हम सभी का ऑलमोस्ट सभी का अकाउंट्स तो भाई स्ट्रॉन्ग होता ही होता है। तो भाई अकाउंट्स में तो भाई एग्जाम्शन आ ही सकती है। इस बार तो भाई AS वगैरह न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो मैंने तो पुराने सिलेबस से पास की थी, तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग तो भाई इसमें AS वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। तो भाई उसे अच्छे से तैयारी करना, मैं पहले बता रहा हूँ, ये MCQs में बहुत उलझाता है ICA, ठीक है। ICA को ऐसे वैसा मत समझना, MCQ में तुम्हारे पता ही नहीं लगेगा भाई कहाँ से क्वेश्चन डाल देगा और कहाँ से तुम उसको आंसर सॉल्व करना, भाई पता ही नहीं चलेगा क्या चीज़ पूछ लेते हैं, ठीक है। तो भाई अच्छे से तैयारी करना, अगर अच्छे से तैयारी करोगे भाई तभी पेपर में आराम से लिख पाओगे पेपर। और तुम्हें पहले ही पेपर देने से पहले ही पेपर पता लग जाएगा कि हाँ तुम अकाउंट्स में पेपर में तुम्हारी एग्जाम्शन पक्की है, क्योंकि भाई ये पहला पेपर होता है अकाउंट्स का, ठीक है। अगर पहले पेपर ही हमारा ख़राब चला गया तो भाई प्रभाव पड़ता है हमारे अगले सब्जेक्ट्स पर। तो भाई पहले ही थोड़ा सा ना ध्यान से चलना, और भाई अच्छे से पेपर की तैयारी करो, और भाई अच्छे से पेपर अटैम्प्ट करो। तो अब बात कर लेते हैं भाई लॉ के सेक्शन की, कि लॉ का हमें एग्जाम्शन में हम कैसे लेकर आ सकते हैं। भाई मेरी भी लॉ में एग्जाम्शन थी, जो मैंने पेपर दिए थे। तो भाई लॉ में एग्जाम्शन लाने का भाई एक सिंपल सा तरीका है। तुम भाई इसको भी पहले तो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था भाई, तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा ही, देखो ठीक है, अगर एग्जाम्शन चाहिए, ठीक है। अगर लॉ में एग्जाम्शन कैसे लाओगे भाई, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा लिख कर प्रैक्टिस करो इसकी लॉ की। तुम्हें भाई एक टाइम पर सेक्शन तो सारे याद हो जाएंगे, तुम्हें भी लगेगा भाई हाँ मुझे सेक्शन सारे आ रहे हैं, मुझे सारे रिकॉल वगैरह अच्छे से, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, मतलब याद भी हो रहा है, रिकॉल भी हो रहा है, सारा कुछ भाई अच्छे से चल रहा है, मतलब केस स्टडी भी भाई सोल्व हो रही। बट भाई जहाँ तुम काम खराब होगा ना तुम्हारा, वो होगा भाई राइटिंग प्रैक्टिस में। भाई इसलिए कह रहा हूँ तुम राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना, लॉ की स्पेशली, क्योंकि भाई हमें 12th पास की है यार, फाउंडेशन पास की है, हमें तो क्या पता यार राइटिंग इसमें क्या लिखनी है क्या नहीं लिखनी है। कई इसने भाई बहुत सारा हुआ भी क्रिएट किया हुआ है कि हम लॉ को राइट कैसे करें, कि हम लॉ को कैसे लिखें। बट भाई इसका भी भाई कोई इतना कोई घबराने की बात नहीं है भाई, लॉ को तुम ईजिली वे में अपना लिख सकते हो भाई। इतनी तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है ना इंग्लिश को लेकर कि हाँ तुम नॉर्मल तो लिख सकते हो भाई। मुझे इतना पता है, मेरे से कोई बेकार नहीं लिख सकता, ठीक है भाई। मुझे पता मैं कैसा इतना बेकार लिखता था इंग्लिश, ठीक है भाई। मैंने भी तो अपना इंप्रूव की है। इंप्रूव कैसे की है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लिख कर राइटिंग प्रैक्टिस करो भाई। जितनी तुम राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे भाई उतना तुम्हारा फ़ायदा होगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें मार्क्स मिलने में आसानी होगी। और एक बात और भाई बस इसको बता देता हूँ, जो इसके अदर एक्ट्स हैं ना भाई, अदर एक्ट्स मत छोड़ कर जाना भाई। कई ऐसे बच्चे करते हैं कि ओनली ना कंपनी एक्ट पढ़ कर चले जाते हैं और अदर एक्ट पढ़ते नहीं। भाई ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। अदर एक्ट पर तुम अच्छे से ध्यान देना और ज़्यादा से ज़्यादा इनको पढ़ना। ये अदर एक्ट जितने तुम पढ़ोगे ना भाई, क्योंकि तुम देखोगे ना पेपर में भी भाई आधा पेपर तो भाई अराउंड 40 to 45% तो भाई पेपर जो होता है वो अदर एक्ट से आता है। इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह हो गए भाई, जो दूसरे होते हैं एक्ट है कंपनी एक्ट के अलावा। तो भाई ये एक्ट अब तो एक आधा एक्ट और भी बढ़ा दिया है न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग। तो भाई तुम्हें ये वाले एक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना, इनकी केस स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देना। और मैंने कहा ही है, इनको जितना तुम ज़्यादा से ज़्यादा लिख कर प्रैक्टिस करोगे ना, उतना तुम्हारा ज़्यादा फ़ायदा होगा। तभी भाई तुम लॉ में एग्जाम्शन ला पाओगे। ऐसे तुम्हारी एग्जाम्शन नहीं आएगी, ठीक है। अगर तुम सोचोगे एक ना, तुम्हें ये भी है कि हाँ तुम्हें लिखना कैसे है। ये भी मैंने बहुत बच्चों से सुना है कि हाँ लॉ में लिखना कैसे है। भाई लॉ में लिखने की सिंपल एक टेक्निक देख लो, केस स्टडी। पहले तो उसका भाई जो तुम्हारा लॉ है तुम्हें पता चल गया कि ये वाला एक सेक्शन के अकॉर्डिंग ये लॉ लगेगा। जैसे कोई 148 के सेक्शन के अकॉर्डिंग ये लॉ लगेगा, ठीक है। तो 148 तुमने एक बार पढ़ दिया, ठीक है। तो 148 के पहले ऊपर तुम्हें पता चल गया कि ये वाली जो केस स्टडी आई है ये 148 के ऊपर आई है। तो भाई उसका पहले तुम लॉ लिख दो सारा, कि हाँ जितनी तुम्हें भाई अंडरस्टैंडिंग है सारी भाई उससे लिख दो भाई। उसमें बस अच्छी अच्छी लाइनें भाई, अच्छी अच्छी सारी लाइनें ना चमका दो भाई। ऊपर 4-5 लाइनें ऊपर लिख दो, ठीक है। उसके बाद भाई उस केस पर आ जाओ कि एज पर द गिवन केस, भाई उससे पूरी कहानी लिख दो, ठीक है। सारी कहानी लिख दो कि ये बंदा था, इसने मतलब ये इसको सेक्शन लगा, इसने ये किया, उसने ये किया, सारा उसमें लिख दिया। और लास्ट में लिख दो कंक्लूजन। कंक्लूजन में भाई पॉइंट टू पॉइंट बात लिखनी है तुमने कि हाँ भाई ऐसे करके इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये पेनल्टी लगेगी, इसमें इतनी केस की सजा। भाई इसने डायरेक्ट आंसर करना है तुम्हें कंक्लूजन में, ठीक है। भाई ये फॉर्मेट एक बस तुम देख लेना अच्छे से भाई। इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना भाई। कई बच्चे ऐसे ही करते हैं, पेपर के ना 1-2 दिन पहले वो सोचते हैं कि हाँ भाई अब हम लॉ की रिटर्न प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम कर लेंगे। भाई ऐसा नहीं होता भाई, इजी नहीं है ये। लगता है भाई सभी को हाँ 1-2 दिन पहले कर कर हम क्लियर कर जाएंगे, एग्जाम्शन ले आएंगे लॉ में। बट भाई ऐसा नहीं होता, तभी कह रहा हूँ थोड़ा सा आराम से करना। बट एग्जाम्शन तुम लेकर आ सकते हो, बट इसको राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना। लॉ में सभी बच्चे भाई फंसते ही इसी चीज़ में है कि वो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। पढ़ते भाई सभी हैं, ठीक है, सेक्शन सभी को याद हो जाते हैं, बट भाई वो यही गलती करते हैं मेनली। तो भाई ये तुमने गलती नहीं करनी, और यही तुम्हें फ़ायदा देगी और यही तुम्हें एग्जाम्शन ला के देगी इस पेपर में, ठीक है। तो भाई मुझे इतना पता है भाई, अगर मेरे वर्ग का बच्चा भाई एग्जाम्शन लेकर आ सकता ना, तो तुम तो भाई डेफिनेटली एग्जाम्शन लेकर आ सकते हो भाई। तुम्हें मैंने बताया ही है कि भाई मुझसे अच्छे से लिखा भी नहीं जाता था भाई। मुझे पता है मेरी वोकैब कैसी थी, इंग्लिश मेरी कैसी थी भाई। बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई, अच्छी नहीं कह सकता मैं, बहुत इंप्रूव हो जाती है राइटिंग प्रैक्टिस से। तो भाई राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो तुम, तो भाई इससे फ़ायदा होगा तुम्हारा। तो ठीक है भाई, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में जल्द ही किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए जय सिया राम।